मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आज पढ़ेंगे न्यायपालिका, उसका संगठन और कार्य। हमने पिछली क्लास में कानून निर्माण करने वाली संस्था व्यवस्थापिका और उन कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन शक्तियों का सरकार दुरुपयोग नहीं कर सके, इसलिए सरकार में 3 व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। पहली है शक्तियों का संविधान द्वारा निर्धारित और सुनिश्चित होना। दूसरा, शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन का प्रयोग, जिससे कि कोई भी शासन का अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके और दूसरा अंग उस पर रोक लगा सके। और तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। आज हम बात करेंगे इस तीसरी बात की, या इन 3 व्यवस्थाओं में से आखिरी व्यवस्था की। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा महत्व है। एलन बॉल के अनुसार न्यायाधीश और न्यायालय समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं। रॉबर्ट डाहल कहते हैं, संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को एकमात्र विधिक संस्था समझना अमेरिकी राजनीतिक पद्धति में उसके महत्व को कम करना है, क्योंकि वह राजनीतिक संस्था भी है। उस संस्था में राष्ट्रीय नीति के विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय भी दिए जाते हैं। तो न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा महत्व है और विशेष करके अमेरिका की व्यवस्था में और भी ज़्यादा महत्व है। ये लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त किया जाता है। जहाँ भी कहीं लिखित संविधान है, वहाँ संविधान की रक्षा का पूरा दायित्व इस न्यायपालिका के ऊपर ही है। तो विश्व के सभी देशों में न्यायपालिका है और न्यायपालिका का अत्यधिक महत्व है। जैसा कि रॉले ने कहा, अधिकारों का निश्चय और उन पर निर्णय देने के लिए न्याय विभाग बेहद आवश्यक है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं, किसी शासन की उत्तमता की जांच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी उसकी न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता है। गार्नर लिखते हैं, बिना व्यवस्थापिका अंग के समाज की कल्पना की जा सकती है, किंतु बिना न्यायिक विभाग के या न्यायाधिकरण के एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि इसकी परिभाषा देते हुए लास्की ने लिखा, एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों और राज्य के बीच एक दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान और फैसला करना है। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो कानून बनाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाती है। अब आते हैं न्यायपालिका के कार्य क्या हैं। न्यायपालिका का सबसे पहला कार्य है न्याय करना, जिसे हम न्याय प्रशासन कह सकते हैं। न्यायालय दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों में अपने निर्णय देते हैं। दीवानी मामले जो राजस्व से संबंधित होते हैं, फौजदारी मामले जो मारपीट से संबंधित होते हैं, और संवैधानिक मामले जो संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए गठन किया गया है न्यायपालिका का। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। जो भी कानून संविधान में दिए गए हैं उनकी व्याख्या करना, उनको स्पष्ट करना, उनके संबंध में परिभाषाएं देना, अगर कोई विवाद है तो उसे स्पष्ट करना कि संविधान क्या कहता है उस मामले में। ये कार्य जो न्यायपालिका है उसका है। हालांकि न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार उस अर्थ को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि कानून की भाषा सामान्य तौर पर कठिन होती है, अस्पष्ट होती है। तो ये कार्य न्यायालयों को सौंपा गया है और न्यायाधीश अपने विवेक से कानूनों की व्याख्या करते हैं। तीसरा कार्य है नागरिक अधिकारों की रक्षा करना।
जैसा हम जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी नागरिक के लिए उसके अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि संविधान के द्वारा दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए हैं या मानवाधिकार हैं। तो संविधान और न्यायपालिका का उसे संरक्षण प्राप्त है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखती है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सरकार का कोई भी अंग अतिक्रमण न करे। चौथा है अभियोगों के निर्णय करना। अभियोग यानी विवाद। जो भी मुकदमे न्यायपालिका के सामने आते हैं जो कानून के उल्लंघन संबंधी है, उनका निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना, ये न्यायपालिका का कार्य है। लिखित संविधान है तो न्यायपालिका ये देखती है कि कोई भी कानून विधायिका द्वारा संविधान की भावना के प्रतिकूल न बना दिया जाए। अगर ऐसा है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जिसे अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन से अर्थ है न्यायालय किसी विधायी या प्रशासनिक उपाय की संवैधानिक वैधता का परीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद उसे पूर्ण या आंशिक रूप में शक्ति आंतर यानी इंट्रा वायरस या शक्ति बाह्य उसको घोषित कर सकते हैं, यानी यह द्वितीय शक्ति है जिससे कि कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। अगला कार्य है संघ व्यवस्था की रक्षा करना। जहाँ भी संघ व्यवस्था है, जैसे अमेरिका में है, भारत में है, तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है और ऐसी स्थिति में संघ और इकाइयों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी न्यायपालिका के द्वारा। और न्यायपालिका संघ के किसी भी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन इकाई और संघ में से किसी को भी नहीं करने देती। एक संविधान न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका काम करती है। अगली बात आती है परामर्श देने का कार्य। न्यायपालिका जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें परामर्श देने का कार्य करते हैं। भारत में भी राष्ट्रपति जब कोई गंभीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय से उस पर परामर्श लेते हैं। अगला है विधायन संबंधी कार्य। विधायन संबंधी कार्य का अर्थ है कि विभिन्न मुकदमों के निर्णय के संबंध में न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है। उन व्याख्याओं से कतिपय कानूनों का निर्माण होता है। न्यायाधीश इस तरह से जो व्याख्याएं करती हैं वो अपने आप कानून बनने की प्रक्रिया में आ जाती हैं। इन्हें केस लॉज कहा जाता है या न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है। अगला आता है सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना। सरकार के जो कार्य है, सरकार जो कार्य कर रही है, उनके प्रति जनता को सजग रहना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और कानून की जो व्याख्या है वो न्यायालयों द्वारा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे समाज के हित में निर्णय हो और उन्हें असंवैधानिक न मान लिया जाए, यानी गत्यात्मक दृष्टिकोण से निर्णय होने चाहिए। अगला है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के रूप में करते हैं, अपनी कार्यवाही की प्रक्रिया के निर्धारण के रूप में करते हैं और छोटे छोटे नियमों को लागू करने का अधिकार है। और कुछ अन्य कार्य भी उन्हें सौंपे गए हैं, जिसमें न्यायालय अल्पवयस्क या नाबालिगों की जायदाद के लिए ट्रस्टी या संरक्षक नियुक्त करते हैं, नागरिक विवादों की मंजूरी देते हैं, निर्वाचन संबंधी झगड़ों की अपील सुनते हैं, वसीयतनामों और इच्छा पत्रों की रजिस्ट्री न्यायालय द्वारा होती है, इसलिए इन्हें अर्ध न्यायिक कार्य भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हुए न्यायपालिका के कार्य हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा जाता है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी जाती हैं और विश्व के सभी देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका को आधार माना गया है। जैसा कि गार्नर लिखते हैं, यदि न्यायाधीशों में प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायालय का वह ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस अभिष्ट की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्णय किया गया है। तो इसलिए उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कुछ खास
एक तरह से हम कहें कि प्रावधान किए जाते हैं हर देश में। सबसे पहला प्रावधान है न्यायाधीशों की योग्यता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो योग्य होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए, उन्हें अपने देश के कानून का गंभीर ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ निष्पक्ष और ईमानदार होने चाहिए, किसी भी दबाव में ना आए, इस तरह का उनका व्यक्तित्व होना चाहिए। जैसे भारत की बात करें तो कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकील रहे हों अथवा 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हों, ये योग्यता रखी गई है ताकि एक योग्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। दूसरा आता है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है कि उन्हें इतना वेतन दिया जा सके कि भ्रष्टाचार ना हो। एक बार वेतन भत्ते नियत हो जाने पर उसमें कमी नहीं की जानी चाहिए। उनको कोई भी सुविधा में कटौती नहीं होनी चाहिए ताकि वो निश्चिंत और निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना काम कर सके। और इसके साथ साथ योग्य व्यक्ति इन पदों पर आने के लिए आकर्षित हो, ऐसा भी वेतन होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल में उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। जब अगर बहुत छोटी उनका कार्यकाल है तो ऐसी स्थिति में वो बहुत आसानी से निर्णय नहीं कर पाएंगे, अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और कार्यकाल अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो भी रूढ़िवादिता आ जाएगी। तो इसलिए एक निश्चित कार्यकाल उनका होना चाहिए और थोड़ा लंबा होना चाहिए, जिससे अनुभव का भी लाभ मिले और निर्णयों में भी फायदा हो। और न्यायाधीशों के ऊपर पद से हटाने का दबाव कम से कम होना चाहिए। केवल गंभीर अपराध होने पर या शारीरिक या मानसिक दुर्बलता होने पर ही उन्हें पद से हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला आता है न्यायाधीशों को जो हटाने की स्थिति है उसमें महाभियोग की जो व्यवस्था है वो बहुत कठोर होनी चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी राजनीतिक स्तर पर न्यायाधीशों की बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, कदाचार या कोई अन्य गंभीर आरोप आने की स्थिति में ही न्यायाधीशों को हटाया जाना चाहिए। तो यदि इन स्थितियों का उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहेगी। न्यायाधीश या न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से भी मुक्त रखना चाहिए, उसके दबाव से स्वतंत्र रखना चाहिए, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के संबंध में स्वतंत्र होकर निर्णय दिए जा सके। न्यायाधीशों को राजनीतिक दलों से, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए ताकि विचार उनके निष्पक्ष रह सके और निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से वो निर्णय दे सके। अब आते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मोटे तौर पर 3 तरीके प्रचलित हैं। सबसे पहला तरीका है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। जैसा हम देखते हैं भारत और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य कार्यपालिका या कार्यपालक द्वारा निश्चित समय के लिए की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। हटाने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। ऐसी नियुक्ति जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन माना जाता है कि कभी कभी दलीय भावना इसमें कार्य करती है। दूसरा तरीका है विधायिका द्वारा निर्वाचन। कुछ देशों में विधायिका द्वारा यानी व्यवस्थापिका द्वारा भी न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। इसमें स्विट्जरलैंड आता है। वहाँ पर न्यायाधीशों का चयन व्यवस्थापिका करती है, लेकिन उसमें कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्थापिका द्वारा की जाएगी तो व्यवस्थापिका द्वारा जो दलीय भावना है वो न्यायाधीशों के चयन में सामने आएगी। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत ये स्थिति होगी। दलगत राजनीति को महत्व मिलेगा और जब दलीय आधार पर न्यायाधीश चुन करके आएंगे तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे। तीसरा तरीका है जनता द्वारा निर्वाचन। न्यायाधीशों को स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और अमेरिका के कुछ राज्यों में जनता द्वारा चुना जाता है।
ये कहा जाता है कि जनता द्वारा चुनने से जनतंत्र या लोकतंत्र की भावना बनी रहती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी काम करता है और जनता द्वारा निर्वाचित होने पर व्यवस्थापिका के दबाव से भी न्यायपालिका पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर लास्की ने कहा कि ये सबसे बुरा तरीका है न्यायाधीशों को चुनने का। गार्नर भी यही कहते हैं कि न्यायाधीशों को इससे राजनीतिज्ञ बनने का मौका मिलेगा और वो निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। उनका जो चुनाव है वो दलीय आधार पर होगा, क्योंकि चुनाव के लिए दल होना जरूरी है, धन होना जरूरी है, बाहुबल होना जरूरी है। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से एक न्यायाधीश की गरिमा, उसकी निष्पक्षता और उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगा देगी। और इसी आधार पर ये माना जाता है कि कुछ हद तक न्यायपालिका की नियुक्ति का सबसे अच्छा तरीका कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति है। एक बार नियुक्त होने के बाद कार्यपालिका को न्यायाधीश को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, वो व्यवस्थापिका के माध्यम से होना चाहिए। अब आते हैं न्यायपालिका का संगठन कैसा हो। अलग अलग देशों में हम देखते हैं कि न्यायिक ढांचे में अंतर है, फिर भी सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक देशों में एक सा संगठन हमें देखने को मिलता है। इसकी विशेषताएं कुछ खास हैं। सबसे पहली विशेषता है पिरामिडी संरचना। पिरामिडी संरचना का अर्थ है कि शीर्ष पर एक न्यायालय होगा जो सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके बाद संख्या बढ़ती जाती है। या हम इसको ऐसे समझें कि निम्न स्तर पर सबसे ज़्यादा न्यायालय होते हैं, निचले स्तर पर सबसे ज़्यादा न्यायालय हैं, और जैसे जैसे उच्च श्रेणी पर जाते हैं न्यायालयों की संख्या कम होती चली जाती है और शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। दूसरी व्यवस्था है या संगठन है सर्वोच्च न्यायालय में पीठ की व्यवस्था। लगभग सभी देशों में बेंच या पीठ की व्यवस्था होती है। बेंच व्यवस्था में न्यायाधीश जांच करते हैं, बोलने और निर्णय देने की उन्हें स्वतंत्रता होती है। यानी दो या दो से अधिक न्यायाधीश बेंच के रूप में काम करते हैं या पीठ के रूप में कार्य करते हैं, और इन के माध्यम से जो निर्णय दिया जाता है वो उच्च स्तरीय विचार विमर्श के माध्यम से होता है। तीसरा आता है सामान्य और प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था। फ्रांस और जर्मनी में, पश्चिमी जर्मनी में इस प्रकार की न्याय व्यवस्था मिलती है। इसमें सामान्य न्यायालय होते हैं, प्रशासनिक न्यायालय होते हैं। व्यक्ति की नागरिक के रूप में और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसकी अलग अलग भूमिका है। इसलिए सामान्य नागरिक के मुकदमों की सुनवाई के लिए सामान्य न्यायालय होते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक न्यायालय। और जैसा हमने बात की, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी में इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है। अगला आता है विशेषीकृत न्यायालय। कुछ खास न्यायालय अलग अलग प्रकार के मुकदमों के लिए कुछ देशों में बनाए जाते हैं, जैसे दीवानी मामलों के लिए अलग, फौजदारी के लिए अलग, प्रशासनिक के लिए अलग, संवैधानिक मामलों के लिए अलग। जैसे पश्चिमी जर्मनी में इस प्रकार के विशेषीकृत न्यायालय होते हैं। सामान्य तौर पर इस प्रकार के न्यायालयों का गठन स्वेच्छाचारी देशों में ज़्यादा किया जाता है और सैनिक अदालतों का गठन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हुआ न्यायपालिका का संगठन। अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।